फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज शो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप सभी को मैं डीएसपी सीआईडी एफएसएल ऑफिसर उज्जैन में डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ मैडम से आप सभी को मिलवाऊंगा। जानेंगे कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। स्वागत है आपका गौरव शर्मा शो में। थैंक यू वेरी मच गौरव। एमपीपीएससी से मुझे लेटर आया कि ये आपकी जो है ये मान्य नहीं है, आपको इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मॉर्निंग में जिस दिन इंटरव्यू था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी मेरे हाथ में एमएचआरडी का सर्टिफिकेशन नहीं था। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रीति गायकवाड़, साइंटिफिक ऑफिसर, सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट उज्जैन। बेसिकली मैं वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पिछले 5 वर्षों से उज्जैन में पदस्थ हूँ। जो भी घटनाएं उज्जैन में होती है, जैसे तो पुलिस प्रोफेशनल आईयूज जो होते हैं, बेसिकली टीआई या सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी मुझे कंट्रोल रूम द्वारा सूचना देते हैं, जिससे मैं त्वरित घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके घटना का स्वरूप, घटना की प्रकृति के बारे में बताती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी जॉब, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूँगी। मेरी फैमिली में हम 2 भाई 1 बहन हैं। मेरे फादर एंड मदर की डेथ हो चुकी है। मेरे फादर डॉक्टर थे, मेडिकल प्रोफेशनल में होने के कारण मुझे शुरू से मेडिकल से एक अलग ही अटैचमेंट था। जब मेरे फादर जॉब में थे, तब वो जब पोस्टमार्टम रूम में जाते थे तो समहाउ मैं आसपास वहाँ पर देखती थी कि मुझे भी अंदर जाना है और अंदर क्या हो रहा है मुझे भी देखना है। मुझे डॉक्टर बनने का तो सपना नहीं था, क्योंकि वो शुरू से ही फादर की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट देख के मुझे ऐसा लगता था कि नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि मुझे ये नॉलेज हो, मुझे ये ज्ञान हो कि किस तरह से आम जनता के लिए आप सेवा करते हो, आम जनता की आप सेवा करते हो और आप आम जनता को एक न्याय दिलवाने में हेल्प करते हो। चाहती थी मैं एक अच्छे सब्जेक्ट पे पीएचडी करूं और फाइनली मुझे वर्ल्ड की रेनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ और मैंने 3.5 साल वहाँ पे काम किया। ऑप्टिक्स में मैंने काम किया, रैंडम लेज़र बनाई, एक लेज़र टेक्नोलॉजी की बेस्ट फील्ड में मैंने काम किया। मैं चाहती थी अपने फील्ड में बहुत अच्छा करना, लेकिन मीन टाइम में मेरी पीएचडी का लास्ट ईयर था, तब मेरे फादर की डेथ हो गई। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं 6 साल से आउट ऑफ इंडिया हूँ और मुझे अब लगता है कि नहीं, मुझे वापस मेरे भाइयों के पास जाना है और वापस मुझे अपने इंदौर में जाना है और वहाँ पर जाकर मुझे अपना काम वहीं देखना है, वहीं जो करना है सब कुछ वहीं करना है। हालांकि मैं बहुत हाईली एम्बिशियस लड़की हूँ, जहाँ पे मुझे टॉप क्लास की रिसर्च फैसिलिटी में काम करने की आदतें हो चुकी थी। फ्रांस जैसी कंट्री में मैं 4 साल 4.5 साल मैंने रिसर्च कर लिया था, तो मैं जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली लड़की थी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊँ, क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। फिर मैं वापस आई यहाँ पर मैंने कुछ प्रपोजल्स देखे, तो मुझे 2 तरह की चीज़ें मिली। एक मुझे आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी इंदौर में पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन मिली, जिसको छोड़कर मुझे यहाँ एमपीपीएससी के थ्रू साइंटिफिक ऑफिसर, बेसिकली डीएसपी एफएसएल की पोस्ट मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली आम लोगों से कनेक्टेड हूँ, डायरेक्टली मैं आम लोगों की, अपने लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। तो मैंने इस प्रोफेशन को चुना। उसके बाद मेरा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हुआ। चूँकि मैं पीएचडी की हुई थी, मैंने फ्रांस से पीएचडी की हुई थी। हर किसी का सपना होता है एक बेस्ट रिसर्च में जाना, एक बेस्ट टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना, एक आराम की नौकरी पाना। असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरी ग्रेड पे ज़्यादा थी, उसके बावजूद मैंने यहीं रह के, एक पुलिस विभाग में रह के मुझे काम करने की एक इच्छा शक्ति हुई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ जो मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि डेली मैं कुछ ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे गरीब व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उसे न्याय दिलाने के लिए केवल हम पुलिस वाले खड़े होते हैं। कई बार एक डेड बॉडी मिलती है, अननोन डेड बॉडी है,
जहाँ पे कोई उसे टच भी नहीं कर पाता। एक केस मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। एक महिला थी जो एड्स पीड़ित थी, उसका परिवार झोपड़ी में रहता था। वहाँ पे जब मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने गई तो कोई भी उस महिला को टच करना नहीं चाहता था। इनफैक्ट आसपास वाले ये भी नहीं बताना चाहते थे कि ये किस बीमारी से ग्रसित है। जब मैंने उस बॉडी को देखा, वो 2 दिन पुरानी लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो कारण है। और मुझे चूंकि एक नेचर है मेरा कि मैं उस बॉडी को, लोग दूर भागते हैं पर मेरा एक नेचर है कि मैं उस बॉडी को कहीं ना कहीं पास से भी देखूं। और मैं चूंकि राइगर मॉर्टिस एक चीज होती है कि जैसे बॉडी में कड़कपन आता है, कड़कपन के कारण में आप उसका टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं। तो मुझे उस बॉडी में एड्स वाली बॉडी थी, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये महिला को एड्स हो गई है और ऐसा वैसा, पर मैं उस बॉडी को जाके मैंने उसकी स्टिफनेस देख ली थी कि इसमें कड़कपन आया है नहीं आया है, ये कितने टाइम पुरानी है। तो मैंने ग्लव्स पहने और मास्क लगाया और मैंने उस बॉडी को जाके चेक किया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जहाँ पे कोई किसी को टच नहीं करना चाहते, ऐसे केसेस जहाँ पे मृतक का कोई भी नहीं है, अज्ञात बॉडी है, कहीं मृतक का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं, उसको भी जाके जब हम देखते हैं और उनको जब न्याय दिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये हम जो काम कर रहे हैं, ये वर्क सेटिस्फैक्शन की जो बात करते थे लोग, कहते थे लोग कि ये पढ़ाई करो, वर्क सेटिस्फैक्शन तो बात की बात है, पैसा कमाओ। पैसा कमाना, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरे को हायर ग्रेड पे मिल रही थी जॉब, लेकिन पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं होता, आपको वर्क सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप 10 से 5 की नौकरी करते हो, मैं जानती हूँ, मुझे वही बनना था, लेकिन वो 10 से 5 की नौकरी बाद में आज मुझे यहाँ पे रात को 10 बजे भी स्पॉट आता है, 12 बजे भी स्पॉट आता है, तो मैं जा रही हूँ, तो मेरी नींद में खलल करके मैं जा रही हूँ। मुझे आराम नहीं पसंद है क्योंकि मुझे उसी समय उस घटनास्थल को देखना है, क्योंकि मेरा आईओ वहाँ बैठा हुआ है, वो अपने घटनास्थल को कब तक सुरक्षित रखेगा, वो कब तक वहाँ बैठा रहेगा और चीज़ों को एज इट इज रखेगा, मुझे उसी समय जाके देखना है। तो ये चीज़ मेरा एक नेचर था और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। केसेस जहाँ पे कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है और न्याय दिलाने के लिए पुलिस की जितनी मदद हो सकती है, मैं घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर अपनी कार्रवाई करके ऐसे केसेस को सॉल्व करने में पूरा अपना समय देती हूँ, पूरा अपना ध्यान देती हूँ। मुझे बॉडीज से डर नहीं लगता, मैं बॉडीज के पास में जाकर देखती हूँ कि आखिर ये, चाहे लोग कहते हैं कि 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी, इसमें से बहुत स्मेल आ रही है, मैं कहती हूँ हाँ आ रही होगी, आपको आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरे सेंसेस उस समय खुले होते, मेरे जो सारे सेंसेस होते हैं, मैं नाक मेरी नहीं काम करती, आई एम सॉरी टू से, उस समय मेरी नाक काम नहीं करती, मेरा दिमाग काम कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे बदबू भी आती है, स्मेल भी आती है, आप पास में नहीं जाना चाहते और फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती है बहुत सारी, परंतु आप जाते हो, आप देखते हो। और रात बेरात में जाकर मैं मेरी 1.5 साल की बेटी है, मैं उसको लेकर जाती हूँ कई बार और वो साथ में होती है और मैं फिर गाड़ी में से उतरकर अपना स्पॉट देखती हूँ। तो मुझे ये बोलने में कतई वो नहीं है कि आप घटनास्थल, एक महिला हो, आप घटनास्थल जाते हो, आपने क्यों चूज किया ये प्रोफेशन, आप रात में जा रहे हो, आप दिन में जा रहे हो, आपको कोई टाइम नहीं है, आपको लंच टाइम, डिनर टाइम आपका नहीं है फिक्स, हमारा कुछ भी टाइम फिक्स नहीं है। हम चाहते हैं कि जब घटना हुई और जैसे ही हमें सूचना मिली, वैसे ही हम घटना की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम अगर वहाँ पहुँचेंगे तो हम वो जो किया हुआ इन्वेस्टिगेशन है, उस समय जो की गई स्मार्ट पुलिसिंग है, उस पे के आधार पर हम न्याय दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो क्यों ना की जाए, क्यों ना हम इससे मैं संतुष्ट हूँ। आप हैं या नहीं ये हम देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसी तरह काम करें, पुलिस विभाग बेसिकली इसी तरह काम करे। एक और बात बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं करियर गाइडेंस की बात करते हैं और मुझे लगता है कि चूंकि मैं फ्रांस में पढ़ी हूँ, साउथ कोरिया गई हूँ, मैं IIT दिल्ली में भी मेरा एडमिशन हो चुका है, तो मैं ये कहूँगी कि इतनी सारी जगह पर जाकर मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि
हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी है। हमारा जो सिलेबस है 10th 12th ये सारा जो सिलेबस है वो वेल मेंटेन्ड है, वेल डिफाइंड है। लेकिन फिर भी कई बार बच्चे गुमराह हो जाते हैं, वो उन्हें नहीं पता होता है उन्हें पसंद क्या होता है। उन्हें मैथ्स पसंद होता है, वो बायोलॉजी में चले जाते हैं। उन्हें कुछ और पसंद होता है। मैं फिजिक्स का बहुत मतलब मैं अथाह प्रेम है मुझे फिजिक्स से, और चूंकि मुझे फिजिक्स से प्रेम है तो एक आपका सेंस काम करता है। बेसिक साइंस जब आपको पता होता है तो आपका एक अलग ही सेंस काम करता है, और मैं मानती हूँ कि फिजिसिस्ट का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की जो बेसिक एजुकेशन है 10th 12th अप टू 12th तक की, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बता रही हूँ जो सिलेबस है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चे घूम रहे हैं। उसका रीज़न एक पीछे ये है कि जब हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ जाते हैं तो कई बार आजकल तो प्रोफेशनल क्लासेस हैं, तो 30 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर 30 स्टूडेंट वहाँ हैं तो एक स्टूडेंट जो आप बता रहे हो वो उसी फील्ड में जाना चाहता है, पर 29 जाना चाहते हैं किसी अन्य विषय में। तो मेरे ख्याल से एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि कई जगह मैंने लेक्चर्स लिए हैं, और मैं पर्सनल किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पर्सनल गाइडेंस दिए हैं कि आप किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और आप किधर जाना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपको कौन से विषय में कौन सा नॉलेज है। कई 30 बच्चों में से 2 अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक उन्हें एक कृषि करियर चूज करना चाहिए। वो करते क्या है वो एक अलग बात है, पर मेरा ये सजेशन है कि आप जो पसंद करते हैं अगर उसमें जाएंगे, और जो पैसा कमाना उद्देश्य ना रखें। पैसा तो मिल ही जाता है, हर प्रोफेशन में पैसा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो मैनेज हो सकता है, लेकिन आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। आप अपने आप से क्या चाहते हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर के लिए तैयारी शुरू की तो रिटर्न तो मैंने क्वालिफाई कर ली थी, और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जब इंटरव्यू आने वाला था तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे को एक लेटर आया MPPSC से कि आपने जो रिसर्च की डिग्री लगाई है, चूँकि मैंने फ्रांस से PhD की थी तो डिग्री मेरी फ्रेंच में थी, तो डिग्री जब फ्रेंच में लैंग्वेज में थी तो मैंने उसको सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के उनको दिया था। परंतु कई बार क्या होता है, कमेटी जब बैठती है तो वो देखती है अरे ये क्या फ्रेंच में लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, और ये आपको मान्य नहीं है। ऐसी बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो MPPSC से मुझे लेटर आया कि ये आपकी जो है ये मान्य नहीं है, आपको इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया कि किस तरह का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो बोले आप कहीं से लिखवा के ले आओ। तो मैंने तलाश किया, मैंने डायरेक्ट फ्रांस की एम्बेसी को फ़ोन लगाया कि आपकी जो यहाँ की जो मैंने डिग्री ली है वो कहते हैं इंडिया में ये कही जा रही है कि ये मान्य नहीं है। तो फ्रांस एम्बेसी से मुझे रिप्लाई आया, हालांकि एम्बेसी ये सब चीज़ें नहीं करती, पर फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि आप एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नाम का एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि MHRD इंडिया आपको देगी, और दिल्ली में उसका ऑफिस है, आप वहाँ जाइए और आप उससे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लीजिए। मेरे इंटरव्यू में जस्ट 1 मंथ था, और मैं फिर उस समय दिल्ली गई, उसके पहले जबकि मुझे तैयारी करना चाहिए पर मैं दिल्ली गई और मैंने उस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। उस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए आपकी शर्तें होती है कि आपने वहीं रह के PhD की है या नहीं की है, 3 साल आप वहीं थे, या फिर आपने ओपन कोर्सेज से यहाँ से रह के वहाँ खाली डिग्री हासिल की है। दूसरा ये रहता है आप कहाँ रहे, किस यूनिवर्सिटी में रहे, कितने टाइम रहे, तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपके किस जर्नल्स में पेपर पब्लिश्ड है, ये सारी चीज़ें, प्लस मेरी PhD थीसिस वहाँ मैंने लगाई। उनकी सारी जो MHRD के सर्टिफिकेशन की जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफिल की, और जिस दिन मेरा इंटरव्यू होना था उसी दिन मैंने एक आवेदन दिया। मुझे इंटरव्यू के लिए मान्य नहीं किया गया था क्योंकि मेरा MHRD का सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं था, उसको बनने में समय लगता है। तो मैंने उन लोगों को कमेटी को ये आवेदन फिर से दिया कि मेरा चूँकि ये सर्टिफिकेशन नहीं आया, पर मुझे पता है मेरी PhD बेस्ट क्वालिटी की है, एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी की है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में है, तो
मुझे पता है मैंने एक अच्छी तरह की रिसर्च की, तो आप प्लीज़ मुझे इंटरव्यू देने दिया जाए। मॉर्निंग में जिस दिन इंटरव्यू था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी मेरे हाथ में MHRD का सर्टिफिकेशन नहीं था, उस समय नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, मैंने उस समय में आवेदन लिख रही थी मॉर्निंग में, जब मेरा नंबर आने वाला था, मैं एक एप्लीकेशन लिख रही थी कि प्लीज़ मुझे ये आ जाएगा पर आप मुझे इंटरव्यू देने दिया जाए। जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए पहुंची, उन्होंने लकीली उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए हाँ किया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू नहीं देती तो ये चीज़ पोस्टपोन हो जाती बहुत लंबे समय के लिए। पर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। PSC में जब मतलब आप फेस करते हो इंटरव्यू, आपके सामने एक बिग पैनल होता है। मेरा इंटरव्यू, मैं अलग ही तैयारी में थी, मैं एप्लीकेशन लिख रही थी, सब कुछ था, परंतु एक इंटरव्यू जब अच्छा हुआ तो मैं सेटिस्फाइड थी। इंटरव्यू होने के बाद मेरे पास में मैसेज आया, ईमेल आया कि आपको ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और तुरंत उसी दिन मैंने उस सर्टिफिकेशन की कॉपी लेके PSC को सबमिट किया। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया था कि आप 7 दिन के अंदर MHRD का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जमा करा दो। मैंने उसी समय वो सर्टिफिकेशन जमा करवाया, और 2 दिन बाद जब रिजल्ट आया तब मेरा नाम MPPSC की लिस्ट में था वैज्ञानिक अधिकारी के लिए। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो तो कोशिश आपकी होती है, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा एक आपको जो अंजाम दिया वो बहुत अच्छा मिला। मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं थैंकफुल हुई सभी की, इवन MHRD दिल्ली की भी, क्योंकि उन्होंने मुझे समय पे वो सर्टिफिकेशन दिया, और फ्रांस एम्बेसी की भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि जब आप फॉरेन से पढ़ के आते हो, आपको नहीं पता होता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप वेदर ये जब डिग्री लेने के बाद आप देखते हो कि ये इसकी रैंकिंग क्या है, इसका क्या है, आप बहुत सारे, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, या मेरे घर में से कोई गया हुआ नहीं था फॉरेन। पहले मैं पहली व्यक्ति हूँ जो मेरे घर से आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया। मेरे अभी तक परिवार वालों में से आउट ऑफ इंडिया किसी ने ट्रैवल नहीं किया था। मैंने फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस लिया, मैंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी चूज की, और वहाँ से मैंने PhD की। तो कई बार आपको पता नहीं होता आप कहाँ जा रहे हो, किस हॉरिजॉन में जा रहे हो, लेकिन जब आपको उसके रिजल्ट आते हैं कि नहीं आपने तो टॉप क्वालिटी वर्क किया है, तो वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, और मुझे वो सर्टिफिकेशन के रूप में मिला, और मैं इस जॉब के लिए सेलेक्ट